और उनका इशारा इस तरफ होता था कि जो दूसरे बच्चे माता पिता के मेहनत की कमाई से शहरों में पढ़ने आते हैं वो कहीं गलत संगति में पढ़ के अपने आप को। कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है अब तक आपका? अब संघर्ष ऐसा है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है गांव में हुई और वो गांव इतना रिमोट एरिया है कि मेरे मित्र जब मेरे गांव आए तो उनका कहना था, अरे इस गांव में तो आज तक बस भी नहीं चली होगी। छुट्टियां पड़ती थी तो हम गांव जाते थे तो जब बरसात के दिनों में वापस जाते थे तो घुटनों तक कीचड़ से सन के हम अपने गांव पहुंचते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं बिलासपुर नगर निगम के जोन कमिश्नर प्रवेश कश्यप जी। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रवेश जी, आप बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लगते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? मुझे लगता है आप जैसों की दुआएं हैं। आप चूंकि खुद भी इतने हैंडसम और डैशिंग हैं तो मुझे लगा कि अखिलेश भाई को फॉलो करना चाहिए और आपको देख देख के मुझे लगता है मैं भी इतना ही स्मार्ट हो गया। चलिए, आपके संघर्षों की कहानी जानते हैं और कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है अब तक आपका? अब संघर्ष ऐसा है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है गांव में हुई जी। और वो गांव इतना रिमोट एरिया है कि मेरे मित्र जब मेरे गांव आए तो उनका कहना था, अरे इस गांव में तो आज तक बस भी नहीं चली होगी। और वो सच भी था। बहुत बाद में 2017 में उधर रोड बनी और हमने देखा कि बस का जो परिवहन है वो इन रोड्स के माध्यम से संभव हो पाता है। नहीं तो वो उबड़ खाबड़ सड़क और उससे पहले WBM से भी पहले कीचड़ वाली सड़क, जिसमें जब हम स्कूल के दिनों में शहर आए मिडिल स्कूल के लिए या हाई स्कूल के लिए, तो उस बीच में जब छुट्टियां पड़ती थी तो हम गांव जाते थे तो जब बरसात के दिनों में वापस जाते थे तो घुटनों तक कीचड़ से सन के हम अपने गांव पहुंचते थे। तो अभी अच्छा लगता है कि परिस्थितियां बदली, उन परिस्थितियों ने ही हमको संघर्ष करना सिखाया और आगे जाके फिर सफल हुए। इस बीच में बहुत सारे कारण रहे जिनसे हम प्रभावित हुए, प्रेरित हुए। परिवार का सपोर्ट रहा, मित्रों का सपोर्ट रहा। इस बीच में पढ़ाई के बाद जब मैं स्नातक की पढ़ाई कर रहा था उसी दरमियान शिक्षाकर्मी में चयन हुआ। तो मेरा जो अंतिम वर्ष है BSc का, वो बिलासपुर छोड़कर मैं वापस तखतपुर गया और वहाँ मैंने अपना अंतिम वर्ष पूर्ण किया। उसके पश्चात जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की तो उस बीच में जो मेरे गुरुदेव हैं रविंद्र तिवारी जी, वो हम 8 लड़कों को पढ़ाते थे और उनमें से कुछ लोग नर्वस हो गए। लास्ट में हम 2 दोस्त बचे और उन्होंने हमको टेबल में बैठ के पढ़ाया और उन्होंने हमारे जज्बे को देख के बहुत प्रेरित किया और उस प्रेरणा के फलस्वरूप आज वो भी, मेरा दोस्त भी अच्छे पद में है, मैं भी अच्छे पद में हूँ। जी, सुनने में आया था कि आप 9th में भी फेल हो गए, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? कैसे मतलब 9th में फेल हो गए और आज जोन कमिश्नर तक पहुंच गए, कैसे संभव हुआ ये? चूंकि उस समय पढ़ाई का उतना महत्व नहीं जानता था और मुझे लगता है मेरे मित्र जैसे जिस तरह से पढ़ते थे तो मैथ्स मेरा वीक था और मैं मैथ्स में फेल हो गया। उसके बाद लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 10th में मैं अपने स्कूल में टॉपर रहा, 12th में भी अपने स्कूल में टॉपर रहा और BSc में भी अपने कॉलेज में टॉपर रहा। तो जैसे जैसे लगा कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर फोकस किया। और चूंकि मैं टीचर बन चुका था तो बच्चों को भी अपनी जो परिस्थितियां थी उससे अवगत कराते हुए ये प्रेरित किया कि आप एक बार अगर फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं, आप भविष्य में और सफल हो सकते हैं। और उन बच्चों की भी प्रेरणा रही कि बीच बीच में मुझे इतना मोटिवेट करते थे कि सर कोचिंग करते हैं, पढ़ने जाते हैं, क्योंकि मैं गाँव से कोचिंग करने बिलासपुर आता था और स्कूल जाता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद यहाँ कोचिंग ज्वाइन करता था, फिर स्कूल कोचिंग से वापस तखतपुर जाता था, सुबह स्कूल जाता था और इस तरह से चलता रहा। चूँकि जितने हमारे एग्ज़ाम्स हुए
कुछ विवादों के चलते पेंडिंग रहे, लेकिन जब वो क्लियर हुआ सब, रिजल्ट आता गया और पहला चयन मेरा अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर हुआ। उसके पश्चात उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के पद पर चयन हुआ। इसी बीच में हाथकरघा में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर भी चयन हो चुका था। और बाद में फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था वो विवादित रहा, तो बाद में वो एग्जाम क्लियर हुआ और इंटरव्यू के पश्चात फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें भी चयन हो चुका था। तो डीएसपी में आपने बताया आपका चयन हुआ, तो उसमें आपने फिर ज्वाइन नहीं किया डीएसपी? जी, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं आरटीओ में भी सेलेक्ट हुआ था, और जब फिजिकल कंडीशंस के चलते, चूंकि हाइट भी मैटर करता है, और एक बार जो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था तो मैंने सोचा कि अभी मैं आगे पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई करता ही रहा, आगे उसका परिणाम भी मिला, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? पेरेंट्स क्या करते थे? पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था, ये बताएंगे। मेरे पिताजी शुद्ध रूप से किसान थे जी। और चूंकि घर में जो मेरे बड़े भाई थे वो टीचर्स थे, तो उनका काफ़ी सपोर्ट मिला। और माता पिता की तरह मुझे मेरे बड़े भाइयों ने, भाभीयों ने हमारा पालन पोषण किया, हमको आगे बढ़ने में के लिए प्रेरित किया। पिताजी गांव में रहते थे, माता भी गांव में रहती थी, तो लेकिन उन्होंने हमारे पालन पोषण में ये कमी नहीं होने दी हमको। मुझे लगता है बुरी लत से, दुर्व्यसनों से उन्होंने बचाया। उनका जो संस्कार था वो आज भी हम जब सोचते हैं तो गर्व होता है कि इस तरह से पालन पोषण किया माता पिता ने। क्योंकि मेरे पिताजी कैंसर पेशेंट थे, तो जब वो बीमार रहने लगे तो उस समय वो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, प्रसिद्ध थे, तो उन्हें देखने आने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक घर में लगातार आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो मैं एक अलग किराया लेके, कमरा लेके पढ़ने लगा। उसमें उनका जो आशीर्वाद था, वो भाइयों का जो सपोर्ट था, पूरा परिवार का सपोर्ट, वो काम आया और फिर बाद में मुझे सफलता मिली। आज का युवा जो तैयारी कर रहा है, बहुत सारे युवा हैं जिनका सपना है आप जैसा बनना, और गांव से निकलकर युवा यहाँ तक पहुँचते हैं, बिलासपुर, रायपुर जैसे बड़े शहरों में आते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ तो तैयारी में लगे रहते हैं, लाखों युवा आते हैं, लेकिन कुछ पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अपने आप को मैनेज करके रखें? क्योंकि आज के युग में सोशल मीडिया आप देख ही रहे हैं कि कितना प्रभाव डाल रहा है, कैसे मैनेज करे युवा अपने आप को? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो माँ बाप के, आपके परिवार के जो सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, वो हमारे मस्तिष्क में प्राथमिकता से होनी चाहिए। मुझे मेरे भैया बोलते थे कि आप जिस काम के लिए आए हो, जिस समय मैं बीएससी कर रहा था, आप जिस काम के लिए आए हो बस उसी में फोकस रहना, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और उनका इशारा इस तरफ होता था कि जो दूसरे बच्चे माता पिता के मेहनत की कमाई से शहरों में पढ़ने आते हैं, वो कहीं गलत संगति में पढ़ के अपने आप को पथ से विमुख हो जाते हैं। तो लगातार मुझे प्रेरित करते थे, चूंकि भैया भी शिक्षक थे, तो वो जानते थे कि स्टूडेंट्स का किस तरह का बिहेवियर होता है, वो किस तरह से बिगड़ सकते हैं या बन सकते हैं, तो उनकी प्रेरणा काम आती थी। और अभी जैसे जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में लोग लगातार रील्स इतने छोटे छोटे आते हैं कि आदमी दिन भर स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसमें रील्स पॉजिटिव भी आते हैं। लोग टाइम टेबल बनाएं। स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि वो टाइम टेबल बनाएं, अपने जो उद्देश्य हैं उनसे संबंधित कंटेंट्स ही देखें, आपके जो लक्ष्य हैं उन पर फोकस्ड रहें, उस पर फोकस्ड रहें और उससे संबंधित कंटेंट देखें, लेकिन ज़्यादा वो भी ना देखें। और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें अपने लिए, उससे अतिरिक्त समय व्यर्थ ना करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहे। आप इतने हैंडसम है, ड्रेसिंग है, तो कभी मतलब प्यार व्यार हुआ? निश्चित रूप से प्यार हुआ है और शादी भी हुई है। लव मैरिज थी मतलब? नहीं, अरेंज मैरिज है। अच्छा, अरेंज मैरिज है। तो जैसे युवा जो है, अभी के युवा जो है जनरली
प्रेम में फंस जाया करते हैं, बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते ही प्रेम के चक्करों में फंस जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैनेज करें, मतलब लव लाइफ को और मतलब जो स्टडी लाइफ है उसको कैसे मैनेज करें दोनों को? अ, हर किसी के जीवन में उम्र के एक पड़ाव में इस तरह हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मानव जीवन भी उससे अछूता नहीं है। तो मैं जितने स्टूडेंट्स हैं उससे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं उसे पहले पाएँ, उसके पश्चात, चूँकि मैं अपनी परिस्थिति देखता हूँ, आप अगर एक बार सफल हो गए तो आपको लाइफ में जो चाहिए वो मिलता जाता है। आपकी जो हॉबीज़ है, आपकी जो इच्छाएँ हैं, सारी पूरी होती जाती हैं जी। और परिवार भी इसमें भरपूर सहयोग करता है। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा, अपने लक्ष्य से ना भटके, और सबका एक समय होता है। निश्चित रूप से उस समय आने पर आप अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं, अपने हॉबीज़ पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जो आपका जोड़ीदार है उसके सपने पूरे कर सकते हैं, उनकी अपेक्षाएँ पूरी कर सकते हैं। लेकिन पहला जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, अपने ओरिजिनल लक्ष्य को करियर पाने की ओर होना चाहिए, करियर बनाने की ओर होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से। चलिए प्रवेश जी, आपने बहुत ही प्रेरणात्मक बातें कही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद ना युवा जो है काफी कुछ सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए। थैंक यू।